चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग। चैप्टर नंबर 6 हम डिसीजन मेकिंग का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम अगर इसका मार्क्स वेटेज देखें, सबसे पहले मार्क्स वेटेज देखें तो नवंबर 2019 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। मई 2019 में 0 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था एंड नवंबर 2018 में 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। जी हां, एंड मई 2018 में इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। अब इस बात को आप समझना कि ये जो डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर, इसका वेटेज अगर मैं ऑन एन एवरेज बेसिस देखूं तो 10 मार्क्स का है और एक अटेम्प्ट में 18 मार्क्स का आया था और उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर कुछ भी इस चैप्टर से नहीं पूछा गया था। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। रिवीजन हम करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपका विजन क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज न्यू कोर्स में बहुत कम कर दिया गया है। अदरवाइज ओल्ड कोर्स में इसका वेटेज था अच्छा खासा, बट न्यू कोर्स में इसका वेटेज कम कर दिया गया है। इस चैप्टर को मैं रिस्ट्रिक्ट करके मान के चलता हूं कि 10-15 मैक्सिमम इतने ही मार्क्स का आएगा, और आईसीएआई ने इस पे रिस्ट्रिक्ट भी लगाया हुआ है कि आप 10 to 15% अपना जो आपका मार्क्स वेटेज है उससे ज्यादा आप यहां से नहीं पूछोगे। ठीक है, तो मैं ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का एवरेज लेके चलता हूं कि 10 से 15 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, बट यू नेवर नो एग्जाम में कब आपसे किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का पूछा जाए, बट हम फिर भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। बट अप्रोच ये रखना कि यही सब कुछ नहीं है, आपका पूरा कॉस्टिंग यही नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हमें कवर अप। रेलिवेंट कॉस्टिंग एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और जिसमें कि हम एथिकल कंसिडरेशन एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को भी देखेंगे। इसके बाद हम अदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग देखेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जिसमें कि की फैक्टर, जिसे कि हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के नाम से जानते हैं, एंड आउटसोर्सिंग जो कि हमारा मेक और बाय डिसीजन के नाम से जाना जाता है, और मिनिमम प्राइसिंग, कीप और ड्रॉप डिसीजन, देन इसके बाद स्पेशल ऑर्डर और सेल और फर्दर प्रोसेसिंग। ये हमारे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे कि हमें कवर अप करना है। और आपके एग्जाम्स में बता दूं तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है ना, वो अभी तक की फैक्टर से पूछा गया है, मेक और बाय डिसीजन से पूछा गया है, और रेलिवेंट कॉस्टिंग से पूछा गया है। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो यही 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आप एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आप के पास एक स्ट्रेटेजी बन जाती है कि यस, ये 3 टॉपिक्स हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से करना है, और उसके बाद बाकी के चैप्टर्स जो हैं उसने बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़ना नहीं है। तो जो ये 3 टॉपिक्स हैं मैं इन्हें मार्क कर लेता हूं, ये हमारे लिए इसे हमें 80% अटेंशन देना है। एंड जो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हमें 20% का फोकस देना है। ठीक है, मतलब एनर्जी जो ज्यादा लगानी है, पहली फ्रेश एनर्जी जो लगानी है वो इन 3 टॉपिक्स पे लगानी है। और फिर जो हम जब थक जाएं और जब हमारा फोकस लूज होने लगे तो उसके बाद हमें बाकी के टॉपिक्स को देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बाकी के टॉपिक्स को हमें छोड़ना है या अच्छी तरीके से नहीं करना है, करना उन्हें भी है। सीवीपी एनालिसिस इज कंप्लीटली डिफरेंट इन न्यू कोर्स, जिसमें कि आप देखोगे सीवीपी एनालिसिस प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस एंड एनपीओ, सीवीपी एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ एडिशनल कुछ कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर अप करना चाहिए, जैसे कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ओल्ड कोर्स में आपका एक चैप्टर था ओआर का, उसे आपको कवर अप करना है। क्या पूरा कवर अप करना है? जी नहीं, बिल्कुल पूरा कवर अप नहीं करना है। सिंप्लेक्स मेथड कवर अप नहीं करना है। फॉर्मुलेशन आपको पता होना चाहिए, बट फॉर्मुलेशन भी बिल्कुल बेसिक फॉर्मुलेशंस, कोई हाई लेवल के फॉर्मुलेशंस आपको नहीं समझने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ग्राफिकल सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके जो की फैक्टर मल्टीपल ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम उसे सॉल्व करते हैं। देन इसके साथ साथ हमें करना चाहिए शटडाउन वर्सेस कंटिन्यू इंडिफरेंस पॉइंट एंड सर्वे सेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बात समझते हैं, करते हैं अपना चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट, जो चैप्टर नंबर 6 था डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कॉस्ट समझना पड़ेगा, कॉस्ट के क्लासिफिकेशन समझने पड़ेंगे। ये सब जो कॉस्ट हैं ये सब आपने कभी ना कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, बट
आर यू अवेयर कि इसे क्यों इस तरह ये क्यों ऐसे क्लासिफाई किया जाता है? तो आप देखना यहाँ पे जो आपका करंट हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है उसे उसे टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट जो आज है, आप जो मार्केट प्राइस है वो। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो आपके पास्ट में किस कॉस्ट पे आपने बुक वैल्यू जो है आपके किस बुक वैल्यू पे परचेज की गई। एंड प्री डिटरमाइंड जो है, अब जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, मतलब आप पहले ही फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लेते हो अपना कॉस्ट, दैट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो फ्यूचर पीरियड के लिए। वेरिएबिलिटी क्या है? वेरिएबिलिटी में आपको आप कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में आपके सेम रहता है, टोटल किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे देख लो, टोटल बेसिस पे सेम रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका पर यूनिट सेम रहता है, किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप देख लो। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आप कैसे सेग्रीगेट करते हो? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आप सेग्रीगेट करने के लिए हाइलो पॉइंट मेथड यूज करते हो। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन आउटपुट लेवल। देन इसके बाद आपका आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपका मटेरियल, लेबर एंड आपके एक्सपेंसेस। मटेरियल एक्सपेंसेस कौन से, मटेरियल कॉस्ट कौन से हैं जो आप टेंजिबल एसेट्स हैं विच आर कंज्यूम्ड इन प्रोसेस, वो आपके मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। इसका मतलब ये कंजम्पशन होना जरूरी है, यूज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप कोई एसी यूज करते हो, एसेट्स फर्नीचर्स यूज करते हो, वो यूजेज है। मैं बात कर रहा हूं कंजम्पशन की। अगर वो कंज्यूम्ड हो जाता है पूरी तरीके से तभी वो मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट है मैन पावर कॉस्ट। मैन पावर कॉस्ट जो कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर यूज कर रहे हो फॉर कन्वर्टिंग इनपुट टू द आउटपुट। एंड एक्सपेंसेस ऑल other those which cannot be classified in material or which cannot be classified as a labor has to be classified as an expenses. देन रिलेशनशिप में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पर्पस क्या है? कैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो? देयर हैज टू बी 1:1 रिलेशनशिप। 1:1 रिलेशनशिप क्या है? 1:1 रिलेशनशिप ये है कि आप डायरेक्टली 1:1 रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर क्लासेस के साथ मैं मटीरियल हैंड नोट्स प्रोवाइड करता हूँ हार्ड कॉपी में, तो वहाँ पे 1:1 का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सकता है। बट अगर कोई जर्नली एक्सपेंसेस इनकर करता हूं जिसका 1:1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। देन कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलिंग फैक्टर देखा जाता है, वेदर दैट एक्सपेंसेस इज अंडर द कंट्रोल और इट इज अनकंट्रोलेबल। देन नॉर्मलिटी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल सिचुएशंस और रेगुलर सिचुएशंस, these denotes your normality. Abnormal, which is not in regular basis, those are abnormality. एट्रिबिलिटी, प्रोडक्ट एंड पीरियड। प्रोडक्ट एंड पीरियड में आप कैसे क्लासिफाई करते हो? प्रोडक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट के बेसिस पे इनकर किया जाता है। हर एक प्रोडक्ट पे या हर एक यूनिट के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट पे एलोकेट कर सकते हो, वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो आपके पीरियड बेसिस पे, जैसे कि रेंट जो है वो मंथली, आप मंथ जैसे आता है तब आप उसे पे करते हो। सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे आप पे करते हो। दैट दोज कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, जो कि पीरियड के आने के वजह से, पीरियड के कंप्लीट होने पे आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। और प्रोडक्ट कॉस्ट होता है एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आपको कॉस्ट इनकर करना पड़े। डिसीजन मेकिंग में ये जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, हम इसी पर्पज से पढ़ रहे थे। डिसीजन मेकिंग भी एक क्लासिफिकेशन है जहां पे कि डिसीजन लेने के लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए आप कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो रेलिवेंट या इररेलिवेंट। तो यहां पे हम इस पार्ट को समझेंगे, पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। और बाकी देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में इंजीनियर्ड कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट क्या है? इंजीनियर्ड कॉस्ट है जैसे कि मैं सपोज करो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आएगा, वो मेरा इंजीनियर्ड कॉस्ट है। उसके डिजाइनिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दोज आर माय इंजीनियर्ड कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जिसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ना एस्टेब्लिश किया जा सके, जिसका कोई प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना किया जा सके। जैसे कि मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जितना मर्जी उतना मैं एक्सपेंसेस कर सकता हूँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस में। देन पेमेंट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एक्सप्लिसिट इज व्हाट
एक्सप्लिसिट इज व्हाट द कॉस्ट विच गोज आउट ऑफ द कंपनी, कंपनी से जो पैसे बाहर जाए वो कहलाते हैं मेरे एक्सप्लिसिट, जैसे कि रेंट हो गया, लेबर कॉस्ट पे, वेजेस, मटेरियल कॉस्ट, ये सब मेरे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट जो कि इंक्लूसिव है, जैसे कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मेरा कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। देन फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है आपका प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता, बाकी अदर फैक्ट्री कॉस्ट को वो हम कंसिडर करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब इसमें मटेरियल कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पार्ट देखते हैं। मटेरियल इज इनपुट कॉस्ट एंड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो आप देखना यहाँ पे प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट हम वो कॉस्ट इनकर करते हैं जिससे कि हम अपने डिमांड को जनरेट कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि हम एडमिन पर्पस के लिए, जैसे कि सैलरीज, स्टाफ की सैलरीज पे करना, वो हमारे लिए एडमिन कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है? सेल्स जनरेट कर लिया आपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस से, सेलिंग एक्सपेंसेस से, अब उस सेल्स को मीट करने के लिए मेरा कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दैट इज व्हाट द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग की। रेलिवेंट कॉस्टिंग अब आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि जो हमारे कॉस्ट है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। उस क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन आता है कि हमें डिसीजन मेकिंग पर्पस से कॉस्ट को क्लासिफाई करना है रेलिवेंट और इररेलिवेंट में। और ये जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। तो बात करते हैं कि रेलिवेंट कॉस्ट होता क्या है। रेलिवेंट कॉस्ट होता है, इसके लिए आप तो दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, दो कंडीशन समझनी पड़ेंगी। कौन सी वो कंडीशन है? पहले बता तो दो कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। रेलेवेंट कॉस्ट कुछ नहीं है, डिसीजन मेकिंग पर्पस से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है रेलिवेंट और इररेलेवेंट में। मतलब वो कॉस्ट जो कि मेरे लिए रेलिवेंट है डिसीजन लेने के लिए। तो अब कैसे पता करें कि ये कॉस्ट रेलिवेंट है डिसीजन लेने के लिए कि नहीं लेने के लिए? मुझे तो लगता है कि जो भी कॉस्ट मैंने इनकर किया है, अभी तक पे किया है या इनकर करूंगा, वो सब मेरे लिए रेलिवेंट है डिसीजन लेने के लिए। ऐसा नहीं है। तो आप समझना रेलिवेंट कॉस्टिंग के लिए दो कंडीशन कौन कौन सी है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? ये कि ये एक फ्यूचर कॉस्ट होना चाहिए। मतलब वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर में इनकर होना है। मतलब जो हमने पास्ट में इनकर कर लिया, क्या उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा? जी हाँ, उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्या वो हमारी कॉस्ट नहीं है? वो क्या हमने उस पर खर्चे नहीं किए? मुझे एक बात बताओ, क्या आज अगर आप वो डिसीजन, आपके पास जो डिसीजन लेना है, आप क्या करना चाहते हो? आपको डिसीजन लेना है, मतलब ये कॉस्ट आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। These cost will help you in making the decision। क्या वो मेरे जो पास्ट में खर्चे किए जा चुके हैं वो वापस आ सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे इस बात को देखना है कि अगर आज मैं डिसीजन लेता हूं तो ये जो फ्यूचर कॉस्ट है वो मुझे इनकर करना पड़ेगा। जो पास्ट में इनकर किया जा चुका है, जो पास्ट में हुआ है, वो मेरे लिए संक है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो मेरे इररिलेवेंट कॉस्ट बन जाता है। जो भी कॉस्ट फ्यूचर में इनकर किए जाएंगे, अगर मैं आज डिसीजन लेता हूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो जो इन फ्यूचर कॉस्ट होंगे वो मेरे लिए रेलिवेंट होंगे। पास्ट के खर्चे जो हैं वो मेरे लिए संक हो चुके हैं, उस पे मैं चाह कर भी अगर मैं डिसीजन आज लेता हूं तो मैं पास्ट को अपने चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये मेरे लिए इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाता है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि मेरे पास जो कॉस्ट है वो डिफर करना चाहिए अगर मैं अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये कि जब भी अल्टरनेटिव्स यानी एक से ज्यादा ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया जाता है तो वो ऑप्शंस में उस कॉस्ट को डिफर करना चाहिए। मतलब अगर 10 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई करके जेड तक भी अगर ऑप्शंस हैं आपके, तो हर एक ऑप्शन में आप अगर 2 ऑप्शंस को, 10 ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हो, तो हर एक ऑप्शन में उस कॉस्ट को चेंज होना जरूरी है। मतलब अगर सेम है तो वो सेम है, तो वो हर एक ऑप्शन को तो उसने सिमिलैरिटी पे ला दिया, तो वो मेरे लिए इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा। वो मेरे लिए इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा डिसीजन मेकिंग पर्पस से। ऐसा नहीं है कि मुझे वो कॉस्ट इनकर नहीं करना है, इवन दो इट इज फ्यूचर कॉस्ट, बट इट हैज टू बी डिफर, इट शुड डिफर। अगर वो डिफर करेगा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में, तभी मेरे लिए रेलिवेंट होगा। तो ये दो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट कॉस्ट को क्लासिफाई समझने के लिए। देन कॉस्ट विच आर जनरली कंसिडर एज रेलिवेंट कॉस्ट। सबसे पहला आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। जितने हम एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो जो एडिशनल खर्चे, जो एडिशनल कॉस्ट इनकर करेंगे पर यूनिट बेसिस पे, वो हमारा कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट बन जाता है। ये हमारे लिए हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट ही रहता है, मार्जिनल कॉस्ट। देन relevant for decision making as this will be incurred in future for additional units of production। differential cost क्या है? मेरा differential cost
डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, पैटर्न, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर मैं अपनी एक्टिविटी लेवल में चेंज करूं, यानी मैं 10,000 पे प्रोड्यूस कर रहा हूं और 20,000 पे प्रोड्यूस करूं या 30,000 पे प्रोड्यूस करूं, तो ये जो एक्टिविटी लेवल चेंज हुई है इससे मेरे कॉस्ट में चेंजेस आएंगे। अब वो कॉस्ट अगर हो सकता है मैं एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करूं, तो वो लेवल जो है वो मेरा इन चेंज होगा। उस चेंज ऑफ कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम चेंज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। या फिर पैटर्न मतलब ये कि अभी मैं मैनुअल काम कर रहा हूं, अब उसे कंप्लीटली ऑटोमेटिक वर्क करने जा रहा हूं। या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज कर रहे हैं हम, तो इससे मेरे जो कॉस्ट में चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे। तो इंक्रीज कॉस्ट, अगर कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर कॉस्ट में डिक्रीज देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। देन यहां पे देखना, डिफरेंशियल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट बन जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन टू बाय सेलेक्टिंग वन पर्टिकुलर अल्टरनेटिव इन प्रेफरेंस ऑफ अदर अल्टरनेटिव। यानी हम एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं बाकी के दूसरे अल्टरनेटिव्स को सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करके। तो जो हमने अल्टरनेटिव्स को छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज किया है, उसका जो बेनिफिट लूज किया हमने, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है उस ऑप्शन के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है। और हमें ये माइंड में रखना है कि हमारे लिए ये एक कॉस्ट है, जो बेनिफिट छोड़ दिया गया है हमने, वो हमें इस ऑप्शन से रिकवर करना है। जैसे कि सपोज करो मैं जॉब करता हूं और मैंने जॉब अपनी छोड़ी टीचिंग पर्पस के लिए, तो जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मेरे लिए सैलरी होगी जो कि मैंने छोड़ी। दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस बिजनेस। देन नाउ note, when the number of alternatives are available, the highest of the opportunity cost will be considered relevant for decision making. जो number of opportunity cost, when the number of alternatives are available, the highest of the opportunity cost will be considered as a relevant cost. मतलब अगर आपके पास सपोज को 3 और 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में से आप 3 ऑप्शंस को छोड़ोगे और एक ऑप्शन को चूज करोगे, तो जिस ऑप्शन को आपने चूज किया और बाकी के 3 ऑप्शंस में से जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन है, वो इस ऑप्शन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो आप बाकी के 3 ऑप्शंस के बेनिफिट फॉरगॉन देखोगे, इस ऑप्शन का बेनिफिट फॉरगॉन नहीं देखोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस ऑप्शन को चूज कर रहे हो। तो इसके बेनिफिट को नहीं देखना है आपको, बाकी के 3 बेनिफिट्स जो आप फॉरगॉन कर रहे हो, जिससे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। बात समझना, जो सेक्रीफाइस किया जाता है, हाईएस्ट सेक्रीफाइस मेरा बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है जब भी मैं कोई आइडेंटिकल एसेट्स रिप्लेस करता हूं, कुड बी रिप्लेस। बात समझना, कुड का मतलब यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुड बी रिप्लेस्ड मतलब आप समझना, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ, मुझे पूरा सेटअप अपने घर पे शिफ्ट करना पड़ा। अब उस सेटअप में मुझे कंफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो शायद मैं अपने ऑफिस में शिफ्ट करूं, तो मुझे वहां पे एक सेपरेटली सेटअप डालना पड़े। या फिर अब बात समझना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? Replacement, it is that cost at which there could be purchase of an asset or material identical to that which is being replaced, means where यहाँ पे कोई अभी परचेज इन्वॉल्व नहीं होता। हम आइडेंटिकल एसेट्स के परचेज की बात कर रहे हैं। मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके आपको देता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से समझना कि जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास 2 क्लासरूम है, 2 क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर, जिस क्लासरूम का प्रोजेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्टर खराब हो जाता है, और बराबर वाले क्लासरूम में प्रोजेक्टर वो वर्क नहीं कर रहा, तो मैं उस प्रोजेक्टर को लाकर यहाँ पर लगा देता हूँ जिस क्लासरूम में मेरी करंटली क्लासेस चल रही हैं। अब जो बराबर वाले क्लासरूम है, वहाँ पे 3 महीने बाद क्लासरूम में क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब वो 3 महीने बाद जब वहाँ पे एसेट रिप्लेस किया जाएगा, तो जिस करंट प्राइस पे रिप्लेस किया जाएगा वो मेरे लिए बन जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट। देयर कुड बी। तो अब बात समझना 3 महीने बाद, लेकिन हम आज के टाइम से हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है उसे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल आज अगर आप सपोज करो, आज आपने जो वहां से प्रोजेक्टर ये उतार के इस क्लासरूम में लगाया, वो
30,000 रुपीज का है। अब वही मॉडल, सेम मॉडल अगर आज की डेट में आपको 40,000 रुपीज में अवेलेबल है, तो मेरे लिए जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो रेलिवेंट कॉस्ट है, वो 40,000 है, ना कि रेलिवेंट कॉस्ट 30,000, राइट। दिस इज व्हाट देयर कुड बी परचेज ऑफ आइडेंटिकल एसेट और मटेरियल। परचेज से बिल्कुल डिफरेंट होता है, परचेज से डिफरेंट होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? दीज आर द नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट जैसे नोशनल रेंट, नोशनल जैसे आपके नोशनल इंटरेस्ट हो गए, मतलब जिसके लिए कोई आपने एक्चुअली पेमेंट नहीं करनी है, बट इसे कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है, जिससे कि आप इवैल्यूएट कर सको अपने प्रपोजल्स, अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को आप इवैल्यूएट कर सको, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। रिसोर्सेज यूज होने के वजह से इन कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। वेयर अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर बीइंग इवैल्यूएटेड इज नेसेसरी टू कंसिडर द इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल बिफोर अ डिसीजन इज अराइव्ड। तो जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आप ये चार्ज करते हो। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बिल्कुल नियर इमीडिएट कैश आउटफ्लो है, मतलब आपने डिसीजन लिया और आपको अपने पॉकेट से कैश निकाल के पे करना पड़ेगा, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। Now the costs which are not considered as relevant, not relevant cost, historical cost. Historical cost are the past cost or book value cost. ये हमारे लिए irrelevant बन जाता है। संग कॉस्ट हमारे लिए पास्ट में जो आपने कॉस्ट इनकर कर दिया है और पेमेंट भी कर दिया है, वो हमारे लिए संग कॉस्ट बन जाती है और वो हमारे लिए irrelevant होगा। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? राइटिंग ऑफ द बुक वैल्यू or the purchase cost of asset over the period of years. So this is also an irrelevant cost. Absorbed fixed overhead, absorbed fixed overhead कम कोई हम स्पेसिफिकली जर्नली नहीं कर रहे, वो हमें क्या है, हमें एलोकेशन है, इट इज एन एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज ऑल्सो इररेलेवेंट कॉस्ट। अगर मैं प्रोडक्शन वो उस डिसीजन को नहीं भी लेता हूँ, तब भी ये कॉस्ट इनकर होने ही होने हैं। जर्नल ओवरहेड्स अगर स्पेसिफिक नहीं है और जर्नल खर्चे हैं और डिसीजन नहीं लिए जाने पर भी वो खर्चे किए जाएंगे, तब मेरे लिए वो इररेलेवेंट बन जाता है। स्पेसिफिक नहीं है तब मेरे लिए इररेलेवेंट बन जाता है। सम फ्यूचर कॉस्ट वेयर वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट डिफर इज इन अल्टरनेटिव। फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज, दैट इज कमिटेड कॉस्ट भी हमारे लिए इररेलेवेंट है। कमिटेड कॉस्ट और संक कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? कमिटेड कॉस्ट फ्यूचर में भी इनकर किया जैसे कि मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, जो कि मैंने कमिट किया कि अगले 10 सालों तक मैं मार्केटिंग के खर्चे किसी एजेंसी के साथ करता रहूंगा, तो अब वो खर्चे जो हैं वो फ्यूचर में इनकर करने हैं। और जो संक कॉस्ट है वो कहता है पास्ट के खर्चे, लेकिन जो डिसीजन है वो पास्ट में लिया जा चुका है, उसके लिए फ्यूचर में अब मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई मेजर्स नहीं लिए जा सकते। तो अब मुझे जब उस पर डिसीजन ही नहीं ले सकता मैं, तो वो मेरे लिए तो बन जाएगा इररेलेवेंट कॉस्ट। बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एक्सेप्ट डिस्पोजल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। देन रूल फॉर डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के लिए रूल क्या है? क्या आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या टू बी परचेज? अगर टू बी परचेज करना है आपको, तो इट इज एज करंट परचेज प्राइस विल बी रेलिवेंट एज अ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इमीडिएट कैश आउटफ्लो, दैट इज करंट परचेज प्राइस, और वो आपका एज अ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाएगा। ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप दो ऑप्शन देखोगे, क्या आप रेगुलरली यूज कर रहे हो या रेयरली यूज कर रहे हो। अगर रेगुलरली यूज कर रहे हो तो आपके लिए करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगा एज अ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है ये समझते हैं। बात समझना अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, मतलब आप कहीं लगा रहे हो तो आप उसे लेकर आओगे, फिर वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली दिस इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इट इज टेकन एट अ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेयरली यूज, जिस मटेरियल का बहुत रेयरली यूज किया जाता है, तो वो मेरे लिए बन जाता है इररेलेवेंट कॉस्ट, और वो कंसिडर किया जाता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू और एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने उस मटेरियल को यूज नहीं किया होता तो वो मैं एज अ स्क्रैप सेल कर सकता था, या जो भी मुझे मिलता नेट रिलाइजेबल वैल्यू उसमें कर देता। अब वो क्योंकि मटेरियल ज्यादा यूज होना नहीं है वो। Note, if the regularly used material is restricted in supply, the total cost, relevant cost will be current purchase price plus indirect opportunity cost. Then लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। लेबर कॉस्ट जो है वो हमारे लिए देखते हैं हम करना कैसे। इसमें सबसे पहले देखना है हमें ऑलरेडी एंगेज करना है या हमारे पास अवेलेबल है, या फिर दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल और टू बी एंगेज। अगर टू बी एंगेज करना है तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और आपके लिए रेलिवेंट। और अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है या ऑलरेडी एंगेज हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जर्नल रूल आता है। जर्नल रूल क्या कहता है? जर्नल रूल ये कहता है कि जो मेरे मटीरियल लेबर कॉस्ट हैं
वो वेरिएबल कॉस्ट है और रेलिवेंट है। तो क्या मेरे लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल नहीं था? बात समझना, मटेरियल अगर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे बार बार उसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो वन टाइम परचेज है, स्टॉक किया जा सकता है। मैं लेबर को स्टॉक नहीं कर सकता हूँ, जितने घंटे काम कराऊंगा उतने घंटे की पेमेंट देनी पड़ेगी, इस बात को समझना। तो इसीलिए जर्नल रूल क्या है कि जो भी लेबर है उसका वेरिएबल खर्चा कंसिडर किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। दूसरा क्या है, अगर कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है, रिट्रेंचमेंट पॉलिसी नहीं है, परमानेंट नेचर की है, कमिटेड कर रखा है कि आपको हम सैलरी देंगे ही देंगे चाहे काम हो या ना हो, तो उस केस में परमानेंट एम्प्लॉयज होने के चक्कर में या स्टाफ होते हैं तो वो हमारे लिए कमिटेड कॉस्ट बन जाती है और वो हमारे लिए इररेलेवेंट कॉस्ट है। और अगर सपोज करो शॉर्टेज इन स्टाफ है, शॉर्टेज इन सप्लाई है, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है और मार्केट में लेबर की शॉर्टेज है, तो ऐसे केस में मुझे देखना पड़ेगा क्या मेरे पास इंटरनल डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है या फिर मुझे कहीं बाहर से हायर करना है। तो ऐसे केस में वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट तब नहीं लिया जाएगा अगर अब वो जो स्टाफ इन्वॉल्व किया आपने उस वर्क के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, वो हमारे परमानेंट लेबर है। परमानेंट लेबर का मतलब ये कि आप उनसे काम कराओ या ना कराओ, बट सैलरी पे करनी ही करनी है, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, जर्नल रूल ये है कि वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया जाता है प्लस आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जर्नली आप वेरिएबल कॉस्ट को लोगे जब तक आपसे ये ना कहे कि लेबर आर परमानेंट इन नेचर। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों? क्योंकि आपने उस लेबर को कहीं से विड्रॉ किया है, अपने इंटरनल प्रोजेक्ट से, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से लाकर आप यहाँ पे लगाया। शॉर्टेज है, बाहर मिल नहीं रहे सप्लाई है नहीं लेबर्स की, तो आपने इंटरनली अरेंज किया, तो किसी प्रोजेक्ट से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाया, तो जिस प्रोजेक्ट से निकाला वहाँ का काम रुकेगा, वहाँ पे लॉसेज होंगे, तो जो बेनिफिट फॉरगॉन होगा वो इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट बन जाएगा कि एटलीस्ट ये कॉस्ट इनकर करके इस लेबर को लेके आया है हम। देन रूल्स फॉर ओवरहेड। रूल्स फॉर ओवरहेड क्या है हमारा? रूल्स फॉर ओवरहेड, सबसे पहला वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हमारे रेलिवेंट कॉस्ट होते हैं, बट अगर वो डिफर ना करें तो इररेलेवेंट बन जाए। फिक्स्ड ओवरहेड इररेलेवेंट होते हैं मगर स्पेसिफिकली इनकर किया जाए तो वो रिलेवेंट बन जाते हैं। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन होते हैं इररेलेवेंट। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं? जो कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से या पोजीशन ऑफ एसेट से इनकर किए जाते हैं। पोजीशन ऑफ एसेट से हम कौन से कॉस्ट को इनकर करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी कमिटेड बन जाता है कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमने एसेट एक्वायर किया है, तो एसेट एक्वायर करने से हमारे पास डेप्रिसिएशन कॉस्ट अब हम कमिट कर चुके हैं, क्योंकि एसेट के परचेज होने से इन खर्चों का आना तय है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है, 20 स्टाफ हैं, तो वो 20 स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो अ कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पे होता है कि वो कितने कॉस्ट को इनकर करना चाहते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन लेके उस कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, और ये डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं वो मेरे लिए अवॉइडेबल इन नेचर होते हैं, जबकि कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट अनअवॉइडेबल इन नेचर होते हैं। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की बात कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या है? नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस में देखना जरा, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस वो होते हैं जो कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सके। मतलब ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। जैसे कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल्स। अगर सपोज करो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं कि मैं एक फुली ऑटोमेटिक मशीन लगाने जा रहा हूं, रोबोट से काम करवाऊंगा, तो जो स्टाफ है, सपोज करो मैं 50% अपना ट्रायल बेसिस पे देख रहा हूं, तो जो 50% स्टाफ बच गए जो अभी मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं, वो कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड होंगे, उनका मोरल बहुत ज़्यादा लो होगा, मोटिवेशन लो होगा, उन्हें पता है कि आगे चल के हमें भी निकाल दिया जाएगा, वो स्ट्राइक करेंगे। तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए एक लॉस सिचुएशन, इसमें भी कंपनी कॉस्ट इनकर कर सकती है। तो ये एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं दोज विच हैव टू बी कंसिडर। आपको अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना है, अपने एम्प्लॉयज के मोरल को मोटिवेट रखना है, मोरल हमेशा हाई रखना है, जिससे कि आप सस्टेनेबल प्रोग्रेस कर सको, प्रॉफिटेबल बन सको। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो क्या उससे कस्टमर खुश होगा? मतलब आप क्या जो
डिसीजन लेने जा रहे हो उससे कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। साथ ही साथ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो सोसाइटी में ऑपरेट करता है। ट्रिपल बॉटम लाइन याद करना, ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या था? ट्रिपल बॉटम लाइन में आपके पीपल, प्लैनेट एंड सोसाइटी, पीपल, प्लैनेट एंड सोसाइटी। तो जो प्लैनेट है, प्लैनेट में सोसाइटी ऑपरेट करता है, और सोसाइटी में, उस सोसाइटी में आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, जिससे कि अपने पीपल को सेटिस्फाई रखना है पीपल। तो यहाँ पे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उन्हें फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सपोज करो आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन एनवायरमेंट के लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होता है, और इट यूजेज लॉट ऑफ एनर्जी, पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। तो दोज आर व्हाट नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस विच यू हैव टू कंसिडर, बिकॉज पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, गवर्नमेंट आपको बैन कर सकती है, हैवी पेनल्टीज लगा सकती है आप पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल एसेट्स, कंप्यूटर्स मूव एंड ब्रांड नेम। देन द पर्पस इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने में। इससे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इंटरनली, इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज मेजर्ड। देन लिस्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के लिमिटेशन क्या है? टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज इन्वॉल्व, सब्जेक्टिव मेजर्स, lack of statistical reliability, possible chances of errors. Then ethical consideration, ethical considerations में क्या है? ethical consideration देखना, हम financial consideration कर चुके हैं, ethical consideration क्या है? ethical consideration two words पे depend करता है, honesty and fairness. honesty का मतलब ये कि आप अपने तरफ से सच्चाई दिखाओ। मतलब अगर आप सपोज करो डिसीजंस लेते हो और उस डिसीजंस में ब्राइबरी इन्वॉल्व है, मतलब सपोज करो आपको लैंड एक्वायर करना है, प्लांट, आप कहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हो, उस लैंड को एक्वायर करने के लिए आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया हुआ है, तो दिस इज नॉट नॉट एन एथिकल प्रैक्टिसेस। Number two, fairness. Fairness means that you have to not be a biasness. आपको biasness नहीं दिखाना है, you have to be fair in your dealings. Fair in your dealings का मतलब ये कि सपोज करो सेम वर्क किया जा रहा है दो स्टाफ्स के थ्रू, दो वर्कर्स के थ्रू, बट आप वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हो? वो वर्कर्स जो अपने दूसरे स्टेट से आए हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, उन्हें आपने क्या किया? उन्हें कम सैलरी दी, क्योंकि आपको पता है कि वो जॉब तो कहीं छोड़ के जाएंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें आप कम सैलरी दे रहे हो, काम वही कर रहे हैं, और दूसरे एम्प्लॉयज जो जिनके पास ऑप्शन है, वो जो जानते हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, तो उन्हें आप ज़्यादा पे कर रहे हो। दैट इज वॉट इट इज, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड फेयरनेस। सो एथिकल कंसिडरेशन क्या है? एथिकल कंसिडरेशंस हैं हमारे मोरल प्रिंसिपल्स दैट आर द गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो these are the guidelines for the ethical conduct. Number one, personal ethics standard, that is honesty and fairness, and consequence of the decision and its effects on the others. मतलब जो आप डिसीजन लोगे उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे और उसके इफेक्ट क्या होंगे दूसरे जो कि उस डिसीजन से जुड़े हुए हैं। ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज has to be fixed on those affected by the decision. Then decision it should be ethical and fair. और ये जो पूरा आपका ethical consideration है वो चलता है लॉजिक्स के बेसिस पे, कॉमन सेंस अप्रोच पे, not focusing solely on short term at the expense of the long term benefit. Here you create a strong customer base, the customer will be loyal, and your employee will also be loyal and more satisfied, which will boost your profitability and help you in attaining the sustainable development. Then सेकेंड इज अदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, जैसे कि हम की फैक्टर के नाम से जानते हैं। की फैक्टर के कॉन्सेप्ट को हम, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 में हमने थोड़ा सा ब्रशअप किया था, रिवाइज किया था वहाँ पे थ्योरी ऑफ कांस्टेंट के केस में। तो देखते हैं यहाँ पे की फैक्टर अप्रोच क्या है। की फैक्टर इज अ रिसोर्स। ये रिसोर्स क्या है? जिसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है रॉ मटेरियल हमारी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो ऐसे केस में ये की फैक्टर बन जाता है। लेबर शॉर्टेज, लेबर की डिमांड ज़्यादा है बट अवेलेबिलिटी कम है, स्किल्ड लेबर्स आर हाईली इन डिमांड बट देयर इज रेयरली अवेलेबिलिटी। देन रिस्ट्रिक्शन इन प्लांट कैपेसिटी, मशीन आवर्स जो है वो हमारे लिमिटेड हैं,
Demand or sales expectancy, demand and production capacity is also limited. Then cash availability, these are the key factor. Key factor को आप identify कैसे करोगे? These are the steps for decision making in the case of key factor. सबसे पहले आप identify करोगे key factor. Key factor कैसे identify करोगे? Requirement and availability को compare करके. रिक्वायरमेंट एंड अवेबिलिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अवेबिलिटी से, वो रिसोर्सेज मेरे लिए की फैक्टर बन जाते हैं. तो क्या मेरे पास एक से ज़्यादा की फैक्टर की पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास मल्टीपल की फैक्टर्स हो सकते हैं. देन सेकंड इज कंप्यूट द टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आप उसके बाद क्या कंप्यूट करते हो? टोटल कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट करते हो. थर्ड स्टेप में आप क्या कंप्यूट करते हो? कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर. मतलब जो आपने पर यूनिट निकाला है उसे, अगर मेरे पास मटेरियल की शॉर्टेज है तो मैं मटेरियल पर केजी से डिवाइड कर दूंगा. एंड आपके अगर लेबर शॉर्टेज है तो लेबर आर से डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर आर या कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकाल लिया जाएगा. उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे रैंकिंग किया जाता है. स्टेप नंबर 5 पे एलोकेट किया जाता है की रिसोर्सेज, और उसके बेसिस पे आप अपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स डिसाइड करते हो. नोट, इन केस ऑफ मल्टीपल की फैक्टर, अगर मल्टीपल की फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया आपको एक से ज्यादा की फैक्टर है, वहां पे आप क्या करोगे? एलपीपी टेक्निक को यूज करोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज करोगे टू सॉल्व द एलोकेशन डिसीजंस. तो इसीलिए हम एलपीपी के कॉन्सेप्ट को भी, आपको जरूरी है कि उसके एक दो क्वेश्चन से आप प्रॉपर उसे क्लियर कर लो कि व्हाट इज द एलपीपी टेक्निक. देन आउटसोर्सिंग डिसीजन. आउटसोर्सिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं? हम करेंटली अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेक कर रहे हैं, अपने प्लांट में खुद बना रहे हैं. अब उसे हमें आउटसोर्स करना है. आउटसोर्स करना है मतलब मेक से हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमें उसे आउटसोर्स, अब उसे बाय करना है या फिर उसे बाहर से काम करवाएंगे हम उसे. तो यहाँ पे जो अप्रोच यूज होता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज होता है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच यूज होता है. इंक्रीमेंटल अप्रोच में हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल सेविंग्स, और फिर उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं. इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट में परचेज प्राइस है. परचेज प्राइस हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. परचेज प्राइस कैसे? अभी मैं मेक कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है. अब अगर मैं बाय करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ कि नहीं मुझे परचेज करना है, बाय करना है, आउटसोर्स करना है, तो जो परचेज, जिस प्राइस पे परचेज किया जाएगा वो मेरे लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. मेक को क्लोज किया जाता है और बाय किया जाता है. बाय करने का डिसीजन ले रहे हो तो इसमें होगा क्या कि जो आपके मेक के ऑपरेशंस के खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस के खर्चे हैं, वो बच जाएंगे. जो अवॉइडेबल कॉस्ट है वो सब आपकी सेव हो जाएगी. तो वो इंक्रीमेंटल सेविंग्स है. दैट इज अवॉइडेबल सेविंग कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप इनकर करोगे. कंपेरिजन कॉस्ट कंपेयर करें हम कॉस्ट ऑफ मेक और कॉस्ट ऑफ बाय में, तो कॉस्ट ऑफ मेक में देखना, कॉस्ट ऑफ मेक में क्या करते हो आप? जैसे कि आप मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करते हो ना, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, add specific fixed cost if any, and add opportunity cost in case of full cost is you are operating at full capacity. Make cost of buy में purchase cost, add purchase related cost जैसे buying commission, transportation etc, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बाय के केस में कब अराइज होगी? बाय के केस में अराइज होगी अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल खरीदा, परचेज ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स. मतलब आपने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीदा या कुछ आउटसोर्स से काम ऐसे कराया जो कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे कि आपके फिनिश गुड्स में प्राइस में रिडक्शन होता है, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए आप क्या कंपेयर करोगे? अगर कॉस्ट ऑफ मेक कम है कॉस्ट ऑफ बाय से, तो डेफिनेटली आप कॉस्ट ऑफ मेक दैट इज मेकिंग डिसीजन लोगे. बट यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव फैक्टर इसे कंसिडर करना जरूरी है. दैट इज मेक अनलेस क्वालिटेटिव फैक्टर फीरियसली इंपैक्ट द डिसीजन. अगर आपके क्वालिटेटिव फैक्टर फीरियसली इंपैक्ट करते हैं तो आपको मेक नहीं करना, तब आपको बाय करना पड़ेगा. आपको डिसीजन में अपने क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. कॉस्ट ऑफ मेक इज हायर देन कॉस्ट ऑफ बाय. तो डेफिनेटली आप मेक दैट इज कॉस्ट ऑफ बाय प्रेफर करोगे. यहाँ पे सेविंग्स निकाली जाती हैं. कॉस्ट ऑफ मेक, कॉस्ट ऑफ बाय देखा जाता है, फिर इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है या सेविंग्स है उसे कंपेयर किया जाता है और रैंकिंग की जाती है उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे बाय अनलेस क्वालिटेटिव फैक्टर्स सीरियसली इम्पैक्ट द डिसीजंस. कॉस्ट ऑफ मेक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ बाय. ऐसे केस में जो डिसीजन है वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका क्वालिटेटिव फैक्टर्स. दोज क्वालिटेटिव फैक्टर्स विल डिसाइड अगर इन केस कॉस्ट ऑफ मेक और कॉस्ट ऑफ बाय आर इक्वल. तो यहाँ पे देखना क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं कौन कौन से. क्वालिटेटिव फैक्टर्स में सबसे पहला था क्वालिटी ऑफ गुड्स. जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है, क्या वो मेरे कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकती है, मेरे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकती है, मेरे प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकती है. देन सेकंड इज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर. रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर का मतलब ये है कि वो क्या मुझे क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, राइट टाइम पे अवेलेबल करा सकता है, राइट क्वांटिटी पे अवेलेबल करा सकता है एट अ डिटरमाइंड प्राइसेस.
That is what the liability of suppliers. Then impact on customers and suppliers. Impact on customer and suppliers, इसे भी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या impact होगा उसका supplier और customers पे. Then situations to outsource, किन किन situations में outsource करना चाहिए. These are also a qualitative factor. जब आपके requisite skilled manpower to make is not available, मतलब आपके पास requisite skilled manpower is not available to make, in that case आपको क्या करना चाहिए, buy करना ज़्यादा preferable है. सीजनल डिमांड, रिस्क ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री. अगर आप ऐसे बिजनेस में ऑपरेट करते हो जो कि सीजनल, जिसके सीजनल डिमांड है, तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा बनता है कि आपको इन्वेंट्रीज मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस सीजन में आपके डिमांड ज़्यादा होंगे उसमें आप स्टॉक आउट नहीं देखना चाहते हो, आप अपनी प्रॉफिट को नहीं जाते हुए देखना चाहते हो, तो आप इन्वेंट्रीज मेंटेन करोगे, कैरी करोगे, वो एक अपने आप में बड़ा इशू है. तो आप बाय वहाँ पे बाइंग प्रेफर करो. प्रोसेस रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस. अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस होने के चांसेस हैं, रिस्क है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से हटोगे. मेक में आपके इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो आप बाय करोगे, बाय प्रेफर ही करोगे. प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज नॉट कॉन्फिडेंशियल और पेटेंटेड. ये अगर आपके प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल है, पेटेंटेड है, तो आप बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, खुद ही मैन्युफैक्चर करोगे उसे. कीप और ड्रॉप डिसीजन. कीप और ड्रॉप डिसीजन का मतलब क्या है कि आप अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स जो हैं उसे रखो या ड्रॉप कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो. वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. प्रोडक्ट लाइन, आपका एक कोई प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, या फिर आपका डिवीजन डिपार्टमेंट्स हो सकता है, आपके स्टोर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई सर्विसेज हो सकती हैं. डिसीजन यहाँ पे कैसे आप लेते हो. डिसीजन लेते हो अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द सेगमेंट इंक्लूडिंग एनी डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट, तो आप डिसाइड करते हो कंटिन्यू करने का, नहीं तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर देते हो. डिसीजन कैसे लेते हो. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करके. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे होगा. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सेल्स एंड न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू रेवेन्यू. कब आपके रेवेन्यू में चेंजेस होंगे. अगर आपने सपोज करो किसी एक प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करने की वजह से आपके रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिलता है, तो आप ओरिजिनल सेल्स वर्सेज न्यू सेल्स को कंपेयर करते हो. Dropping a product may cause increase in demand for another product. Additional revenue of other product should be considered. And incremental cost savings क्या होंगे. जैसे कि आपके variable cost of segments हैं जो कि avoidable in nature थे, वो आपके save हो जाएंगे. And some direct fixed costs which are specific, those will also be saved. Opportunity cost example, rental income of production space will be an opportunity cost. Then स्पेशल ऑर्डर डिसीजन में क्या करते हो आप. बिलो इट्स, इफ द फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो वो जो भी उसे स्पेशल ऑर्डर, एडिशनल ऑर्डर मिलता है उसके लिए फायदा ही है, क्योंकि दोज विल हेल्प इन रिकवरी और सम मोर रिकवरी ऑफ द कॉस्ट. स्पेशल प्राइज्ड, दैट इज स्पेशल प्राइज्ड ऑर्डर एक्सेप्ट और रिजेक्ट. इंक्रीमेंटल एनालिसिस यहाँ पे भी करते हैं हम. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या मिलेगा. एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग द स्पेशल ऑर्डर. इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगा हमारा. वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक स्पेशल पैकेजिंग, कमीशंस एंड शिपिंग कॉस्ट. एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट भी हम इनकर कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक है, दैट इज स्पेशल पर्पज टूल्स इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये भी हम अपना इनकर कर सकते हैं. देन फिफ्थ इज सेल और फर्दर प्रोसेस में हम क्या देखेंगे. जॉइंट प्रोडक्ट का अप्रोच है. जॉइंट प्रोडक्ट का अप्रोच क्या है. जॉइंट प्रोडक्ट का अप्रोच ये है कि जैसे कि मिल्क से आप बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे चीज़ बना सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट अदर प्रोडक्ट्स. कर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो. तो आपके पास डिसीजन क्या है कि आप उसे उस पॉइंट पे जहाँ पे वो स्प्लिट हुए वहाँ पे, या फिर फर्दर उसे प्रोसेस करना चाहते हो. दैट इज व्हाट सेल आप क्या कर सकते हो. कंपोनेंट भी सेल कर सकते हो, रॉ मटेरियल भी सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो, और प्रोसेस फर्दर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट. तो यहाँ पे अगर डिफरेंशियल सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, देन डिसीजन इज फर्दर प्रोसेसिंग. दो रूल यहाँ पे देखे जाते हैं. दो रूल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग इज रेलिवेंट. Only the incremental cost and revenue of further processing is relevant, and joint process cost is relevant cost. Joint process cost is irrelevant cost. क्योंकि जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट जो है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि वो कॉस्ट तो इनकर होना ही होना है. आप चाहे उसे सेल,
उस पॉइंट पे स्प्लिट होने तक आप उसे सेल कर दो या फिर फर्दर प्रोसेस करके सेल करो, वो कॉस्ट तो आपका इनकर होना ही होना है। देन क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक रिसोर्स अवेलेबिलिटी, readiness of employees, availability of materials, availability of materials. Then sixth one is minimum pricing decision. Minimum pricing decision useful कब होता है? ये जब आपके lot of intense competition हो, surplus production capacity हो, clearance of inventory करना हो, all inventories करना हो, getting special order और improving the market share. Minimum pricing कैसे निकालते हो? Minimum pricing वो price होता है जो कि आपके cost को cover up करता है, जो specific cost incur कर रहे हो आप. That is incremental cost of manufacturing plus opportunity cost. Then the third one is CVP analysis. CVP analysis में आप revenue, cost, level of activity and profit को analyze करते हो, इनके relationship, इनके interdependence को analyze करना. That is what CVP analysis. Marginal costing approach यहाँ पे use किया जाता है. Marginal costing approach आप देखना यहाँ पे sales less variable cost, contribution less fixed cost is profit. और sales में आप total sales अगर देखना हो तो total sales is equals to break even sales plus margin of safety sales. एंड कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो. कंट्रीब्यूशन से हम क्या निकाल सकते हैं? पीवी रेशियो निकाल सकते हैं. दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज अ पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट से हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो का क्या चक्कर है? पीवी रेशियो से हम अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने से हम यूनिट क्वांटिटी में कंप्यूटेशन करते हैं. फिर उसके बाद प्रॉफिट से हम अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट कर सकते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू पी प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब यहाँ पे देखना कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवीआर एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्लस सीवीपी एनालिसिस. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इन्वॉल्व किया गया है सीवीपी एनालिसिस के साथ. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ओवरहेड कॉस्ट का एलोकेशन मेथड है, जो कि हम एब्जॉर्प्शन और डिपार्टमेंटल रेट से थर्ड मेथड आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि हम करेक्ट प्राइसिंग एस्टेब्लिश कर सकें, डिटरमाइन कर सकें. तो यहाँ पे समझना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डील करता है ओवरहेड से. अब यहाँ पे ओवरहेड्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसे एलोकेट करते हैं हर एक प्रोडक्ट पे? यहाँ पे यूनिट बेसिस एंड नॉन यूनिट बेसिस पे सबसे पहले क्लासीफाई कर लिया जाता है ओवरहेड्स का. जो यूनिट है उसे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पे यूनिटरी बेस पे एलोकेट कर देते हैं. कुछ हमारे पास नॉन यूनिटरी बेस होते हैं, नॉन यूनिट बेस कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे हम करते हैं. नॉन यूनिट बेस कॉस्ट ड्राइवर कैसे होते हैं? जैसे कि हमारा सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन रन हो गए और इंजीनियरिंग, ये सब हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे नॉन यूनिट कॉस्ट ड्राइवर्स. तो क्या यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करते फिक्स्ड और वेरिएबल में? उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलोकेशन सिस्टम है वो वर्क करता है कॉस्ट ड्राइवर सिस्टम पे. तो यहाँ पे हम ट्रेस एंड आइडेंटिफाई करते हैं अपने ओवरहेड्स को टू दी प्रोडक्ट यूजिंग द नॉन वॉल्यूम एक्टिविटी. मतलब हम वॉल्यूम बेसिस पे नहीं जाते, हम जाते हैं एक्टिविटी बेसिस पे. सो ब्रेक इवन में आप देखना, ब्रेक इवन निकालने के लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो. लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम फर्दर एनालाइज कर लेते हैं. जितना पार्ट हमारा एनालाइज हो जाता है वो हम देखा जाए तो दो कॉस्ट को बोला गया कि ये दो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में जनरली हम एनालाइज कर सकते हैं. दैट इज सेटअप कॉस्ट एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट. तो ये भी एक्चुअली पार्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का. लेकिन जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट को हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं इनटू नॉन यूनिट कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे, जो कि हमारा इंजीनियरिंग एंड सेटअप कॉस्ट है. तो ये अगर मैं देखूं तो ये मेरा दोनों मिला के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा. ये मिला के दोनों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा. देन CVP एनालिसिस कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. जब आपके रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का यूज किया जाता है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी विच एनालिसिस आर टू बी चार्ज, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस. ये जो है अगर हमारे अनसर्टेन वेरिएबल्स हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में हम प्रोबेबिलिटी
निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z निकालते हैं विच इज इक्वल्स टू x माइनस m डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. देन CVP एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम. CVP एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन में आप देखोगे कि जो आपके वेरिएबल कॉस्ट हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम और बहुत ज़्यादा सिस्टम को प्रोसेस में लाना पड़ता है. तो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट ज़रूर इंक्रीज होंगे, बट येस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बहुत जैसे कि आपके इन्वेंट्री होल्डिंग ओवरहेड कॉस्ट जो हैं वो मेजरली रिड्यूस हो जाते हैं आपके. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट अंडर जस्ट इन टाइम विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स. अदर टॉपिक्स जो आपको देख रहे हैं जैसे कि आपका शट डाउन पॉइंट है. शट डाउन पॉइंट इज इक्वल्स टू अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. एंड क्वांटिटी में निकालना हो तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये जो पॉइंट आपका आएगा अगर इस पॉइंट से बिलो रहता है या इस पॉइंट पे रहता है, इससे बिलो रहता है, तो आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको शट डाउन कर देना है. क्यों शट डाउन कर देना है? क्योंकि इससे नीचे अगर आप ऑपरेट करते हो उस यूनिट लेवल से नीचे, शट डाउन लेवल से नीचे ऑपरेट करते हो, तो आपके जो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो भी रिकवर नहीं होते, तो इसीलिए आपको शट डाउन कर देना चाहिए. जो आपका शट डाउन पॉइंट है वहाँ पे आप कंटिन्यू या शट डाउन कर सकते हो, एंड अबव शट डाउन पॉइंट वहाँ पे आपको कंटिन्यू करना चाहिए. इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकाला जाता है? इंडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट. And note, it is calculated in respect of two options only. If more than two options, if more than two combinations, तो आप if it is more than two options तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. जैसे कि सपोज करो आपके ऑप्शन है A, B एंड C, तो आप इंडिफरेंस पॉइंट निकालोगे पहले AB का, देन BC का, एंड देन CA का आप इंडिफरेंस पॉइंट निकालोगे. दैट इज यू हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन. So this was all about the chapter number 6, डिसीजन मेकिंग. इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस जो है वो न्यू कोर्स के पैटर्न पे करना पड़ेगा. प्लीज इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, इवन इस चैप्टर में नहीं बाकी सभी चैप्टर्स में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपको कह के बहुत ज़्यादा अगर किसी ने ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस करा दिए तो वो किसी काम के नहीं है. मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में दिखाऊंगा कैसे आपका जो न्यू कोर्स है ओल्ड कोर्स के रिक्वायरमेंट कैसे बिल्कुल डिफर कर जाते हैं. इवन रेलिवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस दिखाऊंगा ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंट होगा. और बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कैलकुलेशंस है, जिसे कि आप लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो. और ये चैप्टर ऐसा है लॉजिक्स के बेसिस पे काम कर सकते हो. आप एक बार इस चैप्टर को समझ लो, फिर उसके बाद आप इस चैप्टर में बिल्कुल लॉजिक्स के बेसिस पे काम कर सकते हो. और तीन टॉपिक्स जो यहाँ पे की फैक्टर हो गया, मेक और बाय दैट इज आउटसोर्सिंग हो गया, और रेलिवेंट कॉस्टिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस देना है. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन.